अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का छठा लेक्चर है। आज की इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर या इंग्लिश में इसके लिए दूसरा एक और वर्ड यूज़ किया जाता, वो वर्ड है कंडेंसर। उर्दू में इसे आमतौर पर मकसफ़ा कहते हैं। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल्स में सिर्फ कंडेंसर और कैपेसिटर जो है तो इसी के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक मेन कंसेप्ट जो आपको आना चाहिए वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, यानी सबसे पहले अगर हमको कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर ये कंसेप्ट अगर आ जाता है तो फिर इसको बेस बनाकर हम कैपेसिटर पर आ सकते हैं। उर्दू में कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर जो है इसे कहते हैं मौसिल की गुंजाइश। ओके, अब मौसिल की गुंजाइश या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या चीज़ होती है, तो पहले इसको आप एक बार अच्छी तरीके से पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताऊंगा। आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने यहाँ पर एक ऐसा बर्तन लिए और इस बर्तन में मान लो यहाँ पे पानी है, इसमें इस जगह पर, और इसमें आपने यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा के रख दिए। ठीक है, ये एक थर्मामीटर है। जब आप इस पानी को यहाँ पर गर्म करना शुरू करेंगे तो गर्म करने का मतलब ये है कि आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो। तो जैसे जैसे आप इसको गर्म करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि इसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा थर्मामीटर के अंदर। यानी यहाँ पर एक ख़ास बात ये हो रही है कि जैसे जैसे आप हरारती दवा नहीं दे रहे हो, जैसे जैसे आप हीट एनर्जी दे रहे हो, वैसे वैसे टेम्परेचर, इस पानी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होना जो है वो इस बात का सबूत है कि आपने इसको हीट एनर्जी दी है। तो या फिर आप दूसरे तरीके से इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी जो है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब हीट एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से जो है वो हमको समझ में आ रही है। ओके, या फिर इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसको हीट एनर्जी जो है वो दी जा रही है। तो सेम जिस तरीके से हीट एनर्जी देने पर टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पर मेटल रॉड्स का होता है। आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो ये एक मेटल रॉड है और इस मेटल रॉड को आपने चार्ज करना शुरू कर दिए। जब आप इस मेटल रॉड को चार्ज करेंगे मतलब ये कि आप उसको प्लस क्यू चार्ज जो है वो उसको देंगे। तो चार्जेस देने की वजह से इस मेटल रॉड का पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से आप सुनो, जब आपने एक मेटल रॉड लिए और उसको चार्ज करना शुरू करें, मतलब जब आप उसको चार्जेस देंगे, उर्दू में हम चार्जेस को बरकी बार कहते हैं। ओके, तो जैसे जैसे हम इस मेटल रॉड को चार्ज देंगे या उसको बरकी बार देंगे, प्लस क्यू बरकी बार या प्लस क्यू चार्जेस जब हम इस मेटल रॉड को देंगे तो इसका पोटेंशियल मतलब इसका कवा या बरकी कवा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ रहा था, वैसे वैसे यहाँ पर चार्जेस देने पर वोल्टेज जो है, पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हम इन दो लोगों का रेशो ले सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे चार्ज और उसको डिवाइड करेंगे या उसका रेशो लेंगे पोटेंशियल के साथ। तो अगर हमने चार्ज का पोटेंशियल के साथ में अगर रेशो ले लिए तो जो नंबर हमको मिलेगा उस नंबर को बोलते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज द रेशो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। यानी मौसिल की गुंजाइश जो है वो हमेशा बरकी बार और बरकी कवा इन दो लोगों का तनासुब होती है। ओके, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो ये था कंसेप्ट कैपेसिटी का। अब इसी कंसेप्ट को बेस बनाकर हम कैपेसिटी जो है उसको उसकी थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो आप इस फॉर्मूले को देखकर इसकी एसआई यूनिट और उसका फिर बाद में डायमेंशन वगैरह जो है वो बना सकते हैं।
अगर हमको इसकी एसआई यूनिट अगर बनाना है तो इसकी यूनिट जो है आप देखो कि ऊपर चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, नीचे पोटेंशियल है और उसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसका मतलब एसआई यूनिट कैपेसिटी की जो बनेगी वो बनेगी कूलम पर वोल्ट। ओके, अब कूलम भी एक साइंटिस्ट का नाम है और वोल्ट भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए कूलम पर वोल्ट को एज सच हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम इन दोनों को रिप्लेस करके एक और साइंटिस्ट का नाम एज ए कैपेसिटी, एज ए यूनिट ऑफ कैपेसिटी यूज़ करेंगे, और वो साइंटिस्ट है फैराडे। आप देखिए माइकल फैराडे का जो नाम है फैराडे, इसमें से हम ये ए वाई निकाल देंगे। अगर हमने ये फैराडे में का ए वाई निकाल दिए तो जो बचा हुआ वर्ड है फैरड, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से इसकी एसआई यूनिट बनेगी फैरड। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज फैरड। तो ये एक चीज़ आप याद रखो। अब फैरड को अगर आपको डिफाइन करना हो, जैसे मान लो अगर आपको 1 फैरड कैपेसिटी अगर लेना है तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको 1 कूलम चार्ज लेना पड़ेगा और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 वोल्ट पोटेंशियल से। द रेशो ऑफ 1 कूलम चार्ज एंड 1 वोल्ट पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 फैरड कैपेसिटी। ओके, उर्दू में हम इसको इस तरह से बोलेंगे, 1 कूलम बरकी बार और 1 वोल्ट बरकी का जो तनासुब है वो 1 फैरड गुंजाइश होता है। ओके, यानी इस तरीके से हम 1 फैरड जो है उसको डिफाइन कर पाएंगे। अब हमको ये देखना है कि इसका डायमेंशन कैसे बनेगा। तो ऐसा यूनिट तो फैरड बन गई यहाँ पर। अब हमको अगर इसका डायमेंशन लेना है तो डायमेंशन हमको यहाँ पर उसका पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है। आप देखो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो Q जो है चार्ज, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि चार्ज जो है उसको हमको इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करना होता है। आप लोगों को पता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। आप ये टाइम को इधर शिफ्ट कर दो, जब टाइम को आप इधर शिफ्ट करेंगे ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो हम इस Q की जगह पर I इंटू टी ले सकते हैं। ओके, ये एक चीज़ हो गई। अब हमको लेना है वोल्ट। अब वोल्ट जो है वो बेसिकली ऐसा वर्क होता है जो एक यूनिट चार्ज पर किया जाता। मतलब यहाँ पर आप याद रखो कि वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, यानी V की जगह पर आप W बाय Q ले सकते हो। तो अगर आपने इसकी जगह पे W बाय Q ले लिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ W बाय Q। ओके, लेकिन सवाल ये आएगा कि फिर से Q आ गया तो Q की जगह पर हमको वापस से क्या लेना पड़ेगा, I इंटू टी। जैसे हमने ये Q की जगह पर I इंटू टी लिया, ऐसे V का मतलब है W बाय Q और Q का मतलब है I इंटू टी, तो इसको ऐसा लिखेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये क्वांटिटीज़ को अगर सॉल्व करेंगे तो हमको कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला मिलेगा। ये I इंटू टी ऊपर आ जाता, ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन W। ओके, और अब W का मतलब क्या है, W इज़ वर्क डन, यानी काम, और काम हमेशा होता है कुव्वत और हटाव का हासिल ज़रब, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब आप यहाँ पर W की जगह पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन W की जगह पर आ जाएगा F इंटू एक्स। अब इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको यूज़ करके आप आराम से डायमेंशन बना सकते हैं। देखिए डायमेंशन किस तरह से बनेगा। ऊपर है I का स्क्वायर, उसको हम ले सकते हैं एम्पियर का स्क्वायर। ओके, आप उसको I का स्क्वायर भी रख सकते हो, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको कई मरतबा डायमेंशन में A भी लिखा जाता है। ओके, I भी लिखते हैं और A भी लिख सकते हैं। तो अगर मैंने I की इलेक्ट्रिक करंट को अगर एम्पियर के रूप में ले लिया तो एम्पियर का स्क्वायर आ गया। बाजू में टाइम का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये T का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन होता है L1 M1 T माइनस 2 इंटू बाजू में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा L1। ओके, अब आप ये सब को जो है एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले इतना नोट डाउन कर लो। ये इतना पूरा लिख लेने के बाद अब आप देखो कि हम डायमेंशन किस तरह से बनाएंगे। इसका जो डायमेंशन बनेगा वो आएगा LMT और साथ में A। ओके, अब आप सबसे पहले देखेंगे कि नीचे L1 है और ये बाजू में L1 है, तो L1 L1 L2 हो गया। इस L2 को ऊपर लाओ, जब ऊपर लाएंगे ये हो जाएगा L-2। ओके, बाद में ये M1 है,
ये M1 के अलावा और कोई M है नहीं, इसका मतलब M1 बचा सिर्फ नीचे, इसको आप ऊपर लेंगे, ये हो जाएगा M-1। इसके बाद ये T-2 है और ये T2 ऑलरेडी पहले से है, ये T-2 को जब ऊपर लेंगे तो T2 प्लस T2 यानी T4, तो ये हो जाएगा T+4। ओके, क्योंकि वो पॉजिटिव होगा, ये -2 नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर आके प्लस होगा, इसलिए T+4 होगा। और A का 2 है यानी A का पावर जो है वो हो जाएगा +2। तो ये डायमेंशन मिलेगा कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पर ये कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर पर से जो डिवाइस तैयार किया गया था, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो बनाए थे, उसका नाम कैपेसिटर या कंडेंसर है, और उसी को हमको आज डिटेल में जो है आज के इस लेक्चर में देखना है कि उसका रियल में मीनिंग क्या होता है। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप याद रखो कि कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करना। यानी यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है, टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ओके, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करेगा। ओके, ये पहली बात आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्टोर करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने का मतलब है टू स्टोर चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को ये स्टोर करेगा ड्यूरिंग चार्जिंग, यानी चार्जिंग के दौरान इसको हम चार्ज कर सकते हैं। जब हम उसको चार्ज करेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो जमा होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे, और इनको चार्ज करते टाइम पर वो एक ख़ास बात ये करेगा कि वो पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल को लो करता जाएगा, मतलब वेरी लो पोटेंशियल के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करने का काम करेगा। ऐसे डिवाइस को बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट वेरी लो पोटेंशियल। ये उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होगी। उर्दू में अगर हम बात करें तो उर्दू में इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर यानी मकसफ़ा जो है वो एक ऐसा आला होता है जो बहुत ही मामूली बरकी कवा के लिए, बहुत ही लो पोटेंशियल के लिए, बहुत मामूली बरकी कवा के लिए बहुत सारे बरकी बारों को और बहुत सारी बरकी सुकूनी तवानाई को ज़ख़ीरा अंदोज कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उसे हम कहेंगे मकसफ़ा। ओके, ये हो गई डेफिनेशन कैपेसिटर की। अब सवाल ये आता है कि कैपेसिटर बनता कैसे है। तो इसको बनाने के लिए या इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए पहले हमको इसका प्रिंसिपल देखना पड़ेगा कि इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, कैपेसिटर को समझने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे। मान लो कि हमने एक प्लेट ली है जिसका नाम A है। इस प्लेट को हम चार्ज करेंगे। ओके, मान लो कि ये एक मेटल प्लेट है, कंडक्टर है ये, और इस मेटल प्लेट को हमने चार्ज करे +Q से। जब आप इसको +Q चार्ज करोगे तो ये चार्जेस इसकी बाहर वाली जो सरफेस है उसके ऊपर ये ऐसे बिखर जाएंगे। ओके, याद रखना, दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्जेस उस बॉडी के अंदर नहीं टिकते बल्कि वो उसकी आउटर सरफेस पर आ जाते हैं। ओके, इस चीज़ को बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। पहले तो हमने एक मेटल प्लेट लिए, उसको +Q चार्ज किए, वो चार्जेस उसके बाहर सरफेस के ऊपर आ गए। मान लेते हैं कि इन चार्जेस की वजह से इसका पोटेंशियल जो है वो V बन गया, कुछ तो भी पोटेंशियल आएगा, तो वो पोटेंशियल मान लो कि V है। अगर ऐसा है, अगर चार्ज Q देने पर इसका पोटेंशियल V बनता है तो फिर इस कंडक्टर की कुछ तो भी कैपेसिटी होगी। उस कैपेसिटी को हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। मान लो कि वो कैपेसिटी C1 है और उसकी वैल्यू हो जाएगी Q/V। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ओके, तो यहाँ तक आप दोबारा से एक बार देख लो। हमने एक मेटल प्लेट लिए, उसको चार्ज करे +Q से, ये चार्जेस बाहर सरफेस के ऊपर डिवाइड हो गए। इन चार्जेस की वजह से इस पर एक पोटेंशियल डेवलप हुआ जिसका नाम V है। चार्जेस और पोटेंशियल का जो रेशियो है वो हमारा कैपेसिटी बन गया, यानी कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडक्टर वो बन गया C1 = Q/V। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम एक नया काम ये करेंगे कि इस मेटल प्लेट के सामने यहाँ पर एकदम इसके करीब इसके ही जैसी एक दूसरी एक मेटल रॉड लेकर आएंगे।
ओके, ये मेटल रॉड बी जो है ये एक न्यूट्रल मेटल रॉड है। न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक मेटल रॉड है। हमने साधारण इस मेटल रॉड को, इसका जो एरिया है वो बिल्कुल इसके एरिया के जैसा है, यानी इसकी लेंथ और ब्रेड जैसी होगी वैसी ही लेंथ और ब्रेड इसकी है, जो थिकनेस इसकी है वैसी ही थिकनेस इसकी है, मतलब सेम साइज वाली और सेम मेटल वाली दूसरी प्लेट हमने यहाँ ला के रख दी है इसके सामने। अब आप याद रखो कि जब हम इस न्यूट्रल प्लेट को यहाँ लाकर रखेंगे तो एक नई कहानी शुरू हो जाएगी इसके अंदर, एक नया प्रोसेस इसके अंदर शुरू होगा। जो प्रोसेस इसमें शुरू होगा इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। ये वर्ड याद रखो आप लोग। एक चार्ज प्लेट के सामने जब हम एक न्यूट्रल प्लेट ला के रखते हैं तो उस न्यूट्रल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता। अब ये इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का प्रोसेस बेसिकली क्या चीज़ है, तो इसको समझने के लिए आप ऐसा ध्यान समझ लो, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आप देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्जेस है और ये एक मेटल रॉड है, और हमको मालूम है कि मेटल रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो इसमें के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सबके सब निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। वो सारे के सारे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। बराबर है, मतलब ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, इसमें के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे, इसके करीब आने की कोशिश करेंगे, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। ओके, ये वाली सरफेस के ऊपर। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ देखो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। जब सारे इलेक्ट्रॉन ये सरफेस पर आ गए, इसके ऊपर ये निगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपोजिट सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी बन गई। इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है उसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। ओके, ये वाला जो फिनोमिनन है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का मतलब होगा कि जब आप एक चार्ज प्लेट के सामने एक न्यूट्रल प्लेट ला के रखेंगे, उस न्यूट्रल प्लेट की अंदर वाली सरफेस के ऊपर अपोजिट चार्ज बनेंगे और उसके आउटर सरफेस के ऊपर सेम चार्जेस बन जाएंगे। सेम चार्जेस और अपोजिट चार्जेस, इसके रेफरेंस में बात हो रही है। आप याद रखो कि अगर आपने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया है तो इस मेटल रॉड के ऊपर अंदर की सरफेस के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होंगे और आउटर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इसको निगेटिव चार्ज किए होते तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस बनते थे और यहाँ पर निगेटिव चार्जेस। ओके, ये इस बात का मतलब है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि ये जो चार्जेस यहाँ पर बने, ये जो अंदर वाली सरफेस के ऊपर निगेटिव चार्ज और बाहर वाली सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये वो चार्जेस हैं जो डेवलप हुए हैं। ये हमने नहीं लेकर आए, हमने नहीं दिए इसको, ये अपने आप से उसके अंदर डेवलप हो गए। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस अपने आप से डेवलप होते हैं उनको बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्जेस। ये वर्ड आप याद रखिए अच्छे से। इंड्यूस्ड चार्जेस आर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस विच डेवलप्स ऑटोमेटिकली ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन के प्रोसेस की वजह से जो चार्जेस अपने आप से स्पॉन्टेनियसली जो चार्जेस डेवलप हो जाएंगे उनको इंड्यूस्ड चार्जेस बोलेंगे। तो ये सारे के सारे निगेटिव चार्जेस भी इंड्यूस्ड चार्जेस हैं और ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये भी इंड्यूस्ड चार्जेस हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा इस मामले को और आगे बढ़ाते हैं। आप एक चीज़ देखिए कि ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनकी वजह से एक पोटेंशियल बना था जिसका नाम था +V। ओके, अब आप ऐसा इमेजिन करो कि ये जो निगेटिव चार्जेस हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस, इनकी वजह से एक निगेटिव पोटेंशियल बनेगा। मैं उसका नाम रख देता हूं -V'। लेकिन यहाँ एक सोचने लायक बात है कि जितने निगेटिव चार्ज डेवलप हुए थे उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हुए। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो है इनकी भी तादाद उतनी है जितनी निगेटिव चार्जेस हैं। इसका मतलब इन लोगों की वजह से भी एक पोटेंशियल बनेगा जिसका नाम रहेगा +V'। और अगर आपने अब इस पर्टिकुलर सिस्टम का टोटल पोटेंशियल अगर आप निकालते हैं तो आप देखो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी पुराना पोटेंशियल V, उसमें हमको प्लस करना पड़ेगा ये वाला पोटेंशियल -V', उसके अंदर ये वाला पोटेंशियल ऐड करेंगे +V'। जाहिर है -V' से +V' कैंसिल हो गया, पुराना पोटेंशियल एज इट इज़ वापस। ओके, इसका मतलब इस न्यूट्रल प्लेट को यहाँ लाकर रखने से इसके ऊपर निगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस के डेवलप होने से पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ओके,
अब हम इस मामले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे इस मामले को इस तरह से करेंगे कि मान लो हमने ये वाली जो सरफेस है, मतलब ये आउटर सरफेस जो है, इसको हम ज़मीन के साथ जोड़ देते हैं। ओके, आप याद रखना ज़मीन के साथ जोड़ने का जो प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड अर्थिंग। तो हम ज़मीन के साथ में आउटर सरफेस को जोड़ देंगे। जैसे ही हम इस आउटर सरफेस को ज़मीन के साथ जोड़ेंगे, तो क्योंकि हमने सिर्फ आउटर सरफेस को जोड़ा है, इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्जेस है आउटर सरफेस वाले, ये सब के सब चार्जेस जो है ये ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये ज़मीन में चले जाएंगे। अगर ये लोग ज़मीन में चले गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्जेस यहाँ से गायब हो गए। ओके, यानी आउटर सरफेस को जैसे ही हमने अर्थिंग करे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस ज़मीन के अंदर चले गए। अर्थिंग की वजह से वो सब के सब ज़ाय हो गए, वो वेस्ट हो गए, वो ख़त्म हो गए, वो ज़मीन में चले गए। लेकिन ये निगेटिव चार्जेस अभी भी बाकी है। तो अब अगर हम अब पोटेंशियल की बात करते हैं, तो अब आप देखिए क्या होगा कि ये निगेटिव चार्जेस जो है इनका पोटेंशियल रहेगा -v', और ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे उनकी वजह से +v' पोटेंशियल था, वो तो अब चार्जेस गायब हो गए, वो तो अर्थिंग में चले गए। क्योंकि वो अर्थिंग में चले गए, इसका मतलब वो पोटेंशियल गायब हो गया। ये पोटेंशियल बाकी है, पुराना पोटेंशियल ये भी बाकी है। ओके, और ये निगेटिव चार्जेस जो इंड्यूस चार्जेस हैं, इनका निगेटिव पोटेंशियल भी बाकी है। सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस जो थे यहाँ के आउटर सरफेस के, वो ज़मीन में चले गए, तो उनका पोटेंशियल भी चला गया, उनका पोटेंशियल गायब हो गया। अब अगर हमसे पूछे कि अब इस सिस्टम का पोटेंशियल कितना है, तो अगर मैं अब इसका पोटेंशियल निकालूं तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा पुराना पोटेंशियल मतलब +v, प्लस नया पोटेंशियल मतलब -v'। ये वाला पोटेंशियल, ये पुराना पोटेंशियल, और ये निगेटिव चार्जेस का नया पोटेंशियल। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा पोटेंशियल इज इक्वल टू v ± v'। ओके, इसका मतलब क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हमने ये न्यूट्रल प्लेट ला के रखे, उसमें इलेक्ट्रिकल इंडक्शन हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए, आउटर सरफेस को जैसे ही हमने अर्थिंग करे, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, पोटेंशियल डाउन हो गया। पुराना पोटेंशियल v था, अब नया पोटेंशियल है v - v', यानी v में से इस नंबर को निकाल रहे हैं। जब आप v में से ये नंबर को निकालोगे तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। इसका मतलब इस न्यूट्रल प्लेट के आने की वजह से पोटेंशियल डाउन हुआ है। ओके, अब हमको देखना है कि ये पोटेंशियल के डाउन होने से फ़र्क क्या पड़ा। तो देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ इसकी वजह से होंगी। मान लो कि इस सिस्टम का नया जो कैपेसिटी है वो C2 है। ओके, मान लो कि इसकी वैल्यू C2 है। तो अब C2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? C2 का फॉर्मूला रहेगा इलेक्ट्रिकल चार्जेस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल चार्जेस, अब आप एक चीज़ देखो कि इस मर्तबा हमारे पास ये पुराने वाले पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये इंड्यूस्ड निगेटिव चार्जेस हैं। ओके, लेकिन सोचने लायक बात है कि हमने चार्जेस जो दिए थे वो तो यही वाले हैं, ये चार्जेस हमने नहीं दिए थे, ये तो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, ये तो स्पॉन्टेनियसली डेवलप हो गए उस प्लेट के ऊपर। इसलिए ये वो चार्जेस नहीं है जो हमने सप्लाई किए थे। इसलिए चार्जेस तो हम वही वाले देखेंगे जो हमने सप्लाई किए थे। हमने सप्लाई किए थे +q चार्ज, इसलिए चार्ज जो है वो q रहेगा डिवाइडेड बाय। अब इस न्यूट्रल प्लेट के आने से और इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होने से और अर्थिंग होने से नया पोटेंशियल जो बना वो ये वाला है v - v'। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल लेना पड़ेगा v - v'। ओके, तो ये हमारा नया पोटेंशियल आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमारा पुराना कैपेसिटी जो है, पुराना जो कैपेसिटेंस था इस कंडक्टर का वो था Q/V, और इस प्लेट के आने से अर्थिंग करने के बाद इसका नया पोटेंशियल मतलब नया जो कैपेसिटेंस बना वो बना Q/V - v'। अब हमको ये देखना है कि C1 और C2 में से बड़ा कौन है। तो आप याद रखिए, बहुत ही आसान एक तरीका होता है, जिस नंबर में डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाती उसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है। देखिए, मैं आपको ये चीज़ एक एक्सप्लेन करने के लिए एक नंबर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो एक नंबर x है और उसकी वैल्यू है 10/10। ज़ाहिर है 10/10 इज़ 1। ओके, अब एक काम करते हैं, ये 10 ये जो नीचे वाला जो 10 है, मान लो इसमें से मैं 5 माइनस कर देता हूँ। जैसे मैंने ये q की वैल्यू 10 लिया, ये v की वैल्यू 10 लिया और ये v' की वैल्यू मैंने 5 ले लिया। ओके, जब मैं x की वैल्यू 10/10 लिया तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी,
और अब आप देखो मैंने 10 में से जब 5 माइनस कर दिया तो एक्चुअली नीचे वाला नंबर यहाँ पे अब 2 है, और 2 से जब मैं 10 को डिवाइड करूँगा तो वो हो जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू अब 5 हो जाएगी। तो आप लोग देखो x की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, यानी जैसे मैंने डिनोमिनेटर को कम किया, डिनोमिनेटर में से जब हम किसी को कम करते हैं तो ओवरऑल उसका नंबर, उसकी जो वैल्यू है बढ़ जाती। इसका मतलब ये जो C2 है ये C1 से बड़ा है। ओके, तो क्लियर कट इस बात से हमको ये चीज़ क्लियरली हम बोल सकते हैं कि C2 इज ग्रेटर देन C1। मतलब इस न्यूट्रल प्लेट को लाकर रखने और उसकी आउटर सरफेस को अर्थिंग करने की वजह से इस पर्टिकुलर सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है, वो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास ये जो चीज़, ये जो सिस्टम तैयार हो गई, इसको हम बोलेंगे कैपेसिटर। इसको हम कैपेसिटर इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसने इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जो कैपेसिटी थी, जो गुंजाइश थी, वो बढ़ गई है। तो जो इंस्ट्रूमेंट कैपेसिटी को बढ़ा सकता है बाय लोअरिंग द पोटेंशियल, उसको हम कैपेसिटर बोलेंगे। और यहाँ पर ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गया है। ओके, अगर आपको इस कैपेसिटर को रियल में अगर इसको देखना हो कि कैपेसिटर रियल में कैसा होगा, तो आप याद रखो कि रियल में कैपेसिटर जो है वो इस तरह से होगा। एक ऐसा कैप्सूल लेंगे, जैसे ये मैंने रेड कलर का यहाँ पे लिया हूँ। इस कैप्सूल के अंदर 2 प्लेट्स लेंगे, 2 मेटल प्लेट इक्वल साइज के। एक प्लेट को चार्ज करेंगे, दूसरी प्लेट को अर्थिंग करेंगे, ख़त्म, ये आपका कैपेसिटर तैयार हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम कैपेसिटर बना सकते हैं। और कैपेसिटर की ख़ास बात ये होती है कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से, मतलब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर जो होती है उससे ज़्यादा होती है। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर है और ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है और ये बढ़ी हुई है। मतलब ये इसको जब हमने कैपेसिटर में कन्वर्ट कर, पहले हमने सिर्फ ये मेटल प्लेट लिए थे, इसकी कैपेसिटी थी Q/V, और जब हमने इस मेटल प्लेट को यूज़ करके ये कैपेसिटर फॉर्म कर दिए, इसकी कैपेसिटी हो गई C2, और हमने अभी देख लिए कि C2 इज़ ग्रेटर देन C1। ओके, तो ये था पूरा कंसेप्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। याद रखो, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट हमको देखना है, और वो पॉइंट जो है उसको भी थोड़ा सा यहाँ देख लेते। आप ऐसा इमेजिन करो कि ये कैपेसिटर की पहली प्लेट है जिसको चार्ज किए, और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है जिसको अर्थिंग किए। ओके, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर इन 2 प्लेट्स के बीच में इस जगह पर यहाँ पर अगर एयर है तो इस कैपेसिटर को हम एयर कैपेसिटर कहते हैं। ओके, इसको क्या बोलेंगे? एयर कैपेसिटर। और ये जो एयर कैपेसिटर होता है, तो सारे कैपेसिटर्स में एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी सबसे लो मानी जाती, मतलब लो होती है। तो कैपेसिटी ऑफ एयर कैपेसिटर इज ऑलवेज लोएस्ट, ये हमेशा सबसे कम होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये लोएस्ट वैल्यू है, यानी कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, दोनों प्लेटों के बीच में अगर हवा है, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है वो कम से कम है। तो फिर ज़्यादा, यानी और इसको बढ़ाना अगर है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसका एक आसान तरीका ये रहेगा कि हम इन दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर एक मटेरियल जो है वो ला के रखेंगे। जो मटेरियल हम यहाँ ला के रखेंगे वो मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 5 में डाइलेक्ट्रिक की पूरी डिटेल्स आपको दिया हूँ। ओके, तो जिन लोगों को डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट अगर नहीं मालूम है तो वो इससे पहले वाला जो 5वां लेक्चर जो है तो वो आप उसको एक बार अच्छे से देखो, उसमें आपको डाइलेक्ट्रिक का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस पैरेलल प्लेट में दोनों प्लेटों के बीच में, ये जो ए प्लेट है और बी प्लेट है, इनके बीच का जो एरिया था जहाँ हवा होती है, हमने हवा निकाल दिया और उसकी जगह पर एक डाइलेक्ट्रिक ला के रख दिए। मान लो कि इस डाइलेक्ट्रिक का जो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मान लो कि वो के है। तो अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो फिर इसकी जो कैपेसिटी बनेगी, कैपेसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो हो जाएगी के टाइम्स कैपेसिटी ऑफ एयर कंडेंसर। यानी एयर वाले कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है उसको अगर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो नंबर आएगा वो नंबर होगा इस पर्टिकुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का। इस बात का देखिए मतलब क्या है, इस बात का सीधा साधा मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक लिए जिसका मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है,
तो यहाँ के की जगह पे 2 आ जाएगा, और अगर के की जगह पे 2 आ गया तो फिर सी डी विल बी 2 टाइम्स सी एयर। अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर 3 है, ये 3 टाइम्स सी एयर हो जाएगा, मतलब हवा के कैपेसिटर से 3 गुना ज़्यादा इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। मान लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 टाइम्स सी एयर। ओके, ये इस बात का मतलब है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, सी डी इज इक्वल टू के टाइम्स सी एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप याद रखो कि जब कोई कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, उस वक्त उसकी जो कैपेसिटी है वो होती है के टाइम्स कैपेसिटी ऑफ एयर कंडेंसर। तो और ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये इसका पूरा एक कंप्लीट जो डेरिवेशन है वो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में जो है पूरा कवर करेंगे। लेकिन आज के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि कैपेसिटी को अगर हमको बढ़ाना है तो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे, और कैपेसिटर की कैपेसिटी को अगर बढ़ाना है तो हम दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच की जो एरिया, बीच का जो रीजन है वहाँ पर हम हवा यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करेंगे। आप याद रखिए, जो बेस्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो आमतौर पर माइका होता है। उर्दू में माइका को अबरक कहते हैं, और माइका जो है वो पन्नी जैसा एक मटेरियल होता है, तो उसको यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं एज ए डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो ये था कंसेप्ट कैपेसिटी ऑफ मतलब कैपेसिटर्स का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हम इस तरीके से जो है बना सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस लेक्चर को आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा होगा और नोट डाउन किया होगा तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगले लेक्चर में हम लोग आज के इसी फॉर्मूले का कंप्लीट डेरिवेशन देखेंगे कि सी डी इज इक्वल टू के टाइम सी एयर, यानी हवा वाला कंडेंसर जो है उसकी कैपेसिटी को अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो कैसे कैपेसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर बन जाता है। इस चीज़ को हम लोग अगले लेक्चर में इसका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन देखेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।